ये कहानी 120 बहादुर फौजियों की है जिन्होंने रेजंग ला की जंग में अपनी जान कुर्बान कर दी थी। ये कहानी मेजर शैतान सिंह भाटी की भी है जिन्होंने 1962 में इंडिया चीन युद्ध के दौरान अपनी जान दे दी थी। फिल्म की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि 1960 के आसपास इंडिया और चाइना के बीच काफी अच्छे रिश्ते हुआ करते थे। दोनों देश एक दूसरे की मदद करते थे और हमारे देश में हिंदी चीनी भाई भाई के नारे भी लगते थे, लेकिन असल में ऐसा था नहीं। अंदर ही अंदर दोनों देशों के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो चुका था। 1962 के समय चाइना की नजर लद्दाख के अक्साई चीन इलाके पर थी। चाइना ने बिना किसी वार्निंग के इंडिया पर हमला कर दिया। भारतीय सेना ने पूरी जान लगाकर अक्साई चीन की रक्षा में जुट गई, लेकिन धीरे धीरे चाइना ने अक्साई चीन को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद चाइना की नजर लद्दाख के चिनसुल इलाके पर पड़ी। यहीं पर वो लड़ाई हुई जो आगे चलकर रेजंग ला के नाम से मशहूर हुई। इसी लड़ाई में मेजर शैतान सिंह भाटी अपने 120 बहादुर जवानों के साथ शहीद हो गए थे। ये कहानी चिनसुल में हुई इसी लड़ाई पर आधारित है। इसके बाद हमें 18 नवंबर 1962 का समय दिखाया जाता है, जहां हम एक सिपाही को देखते हैं जो बुरी तरह घायल हो चुका होता है। उसे चिनसुल के आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। वो दर्द में था और बार बार अपने कमांडर को याद कर रहा था। फिर उसे बेहोशी की दवा दी जाती है। इसके बाद कहानी हमें 3 दिन पीछे ले जाती है, यानी 15 नवंबर 1962। यहाँ हम सिपाही रामचंद्र यादव को देखते हैं। वो पहले आर्मी ऑफिस में काम करता था, लेकिन बॉर्डर पर हालात बिगड़ने की वजह से उसे रेडियो ऑपरेटर बनाकर बॉर्डर पर भेज दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक ब्रिगेडियर अपनी टीम से मिलने चिनसुल एयरफील्ड आता है। वहां उसकी मुलाकात कर्नल से होती है। कर्नल बताते हैं कि हाई कमान से ऑर्डर आया है कि अक्साई चीन गंवाने के बाद अब चिनसुल किसी भी हालत में हारना नहीं है। इसके लिए वो चीन से लड़ाई का पूरा प्लान समझाता है। वो बताता है कि गोरखा राइफल के जवान पैंगोंग सो के पास तैनात हैं। ब्रावो कंपनी के गोरखाज गुरुंग हिल की निगरानी करेंगे और चार्ली कंपनी के जवान रेजंग ला की हिफाजत करेंगे। चार्ली कंपनी का नाम सुनते ही ब्रिगेडियर को शक होता है कि क्या वो ये काम कर पाएंगे, लेकिन कर्नल बताता है कि चार्ली कंपनी के कमांडर ने खुद भरोसा दिलाया है कि वो ये जिम्मेदारी संभाल लेंगे। इसके बाद हम रेजंग ला की घाटी में देखते हैं कि मेजर शैतान सिंह भाटी बिना बंदूक लिए चाइना की राइफल रेंज के सामने तक चले जाते हैं। एक चाइनीज सिपाही उन्हें देख लेता है और उन पर गोली चलाता है, पर तेज हवा चलने की वजह से गोली शैतान सिंह को नहीं लगती। शैतान सिंह अपने साथी रामलाल को आदेश देता है कि तीसरे डिग्री एंगल से चाइनीज सिपाही पर हमला किया जाए, क्योंकि उसी दिशा में हवा चल रही होती है। चाइनीज सिपाही दोबारा गोली चलाता है, लेकिन इस बार भी गोली नहीं लगती। इसके बाद शैतान सिंह रामलाल को इशारा कर देता है और रामलाल चीनी सिपाही को गोली मार देता है, जिससे कि वो मर जाता है। उस चाइनीज सिपाही का एक और साथी भी था जो ये देखकर अपने कमांडर को खबर देने के लिए वहां से भाग जाता है। शैतान सिंह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि चाइनीज सिपाही इंडिया के बॉर्डर के अंदर घुस चुके होते हैं और उन्हें वहां से भगाना जरूरी था। इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में भारतीय सिपाही लद्दाख पहुंचने लगते हैं जंग लड़ने के लिए। रामचंद्र यादव भी वहां पहुंच जाता है। रामचंद्र यादव को चार्ली कंपनी ज्वाइन करने के लिए बोला गया था। जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि चार्ली कंपनी के सारे सिपाही आपस में ही लड़ रहे थे। दरअसल वो लोग आपस में एक तरह का खेल खेल रहे थे। उसी वक्त वहां पर जमादार सूरज राम और शैतान सिंह दोनों पहुंचते हैं। सभी सिपाहियों को लड़ता हुआ देखकर वो चौंक जाते हैं। शैतान सिंह सबसे पूछता है कि वो कहां से आए हैं। वहां मौजूद ज्यादातर सिपाही रेवाड़ी जिले से आए होते हैं। जमादार सूरज राम भी उसी जिले से होता है। शैतान सिंह सभी को समझा देता है कि उसने चार्ली कंपनी को कमांड करने के लिए उन्हें क्यों चुना। वो बताता है कि अहीर टीम में जो ताकत होती है वो किसी और में नहीं होती। पहले जब ब्रिटिश भारत में राज करते थे तब अहीर जवानों की पूरी रेजिमेंट हुआ करती थी, लेकिन अब सिर्फ एक बटालियन ही बची है। वो ये भी बताता है कि पहले अहीर जवान आपस में ही लड़ते थे, देश के लिए नहीं। इससे ये साफ होता है कि अहीर जवान आपस में तालमेल नहीं बना पाते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए शैतान सिंह सभी को समझाता है कि अब हम सबको एकजुट होकर लड़ना होगा, क्योंकि चीन हमारी सरहद के अंदर घुस रहा है और उन्हें बाहर निकालना हमारी जिम्मेदारी है। इसके बाद शैतान सिंह पहली बार रेडियो ऑपरेटर रामचंद्र से मिलता है और उसे बताता है कि अगली सुबह सभी लोग रेजंग ला की तरफ रवाना होंगे। वो रामचंद्र को हमेशा हेलमेट पहनने के लिए बोलता है, क्योंकि इससे पहले जो रेडियो ऑपरेटर था वो बिना हेलमेट पहने काम करता था और उसी वजह से उसकी जान चली गई थी। इधर जमादार सूरज राम नान्हा को डांटता है क्योंकि वो सिर्फ एक चॉकलेट की वजह से लड़ाई कर रहा था। गांव में नान्हा 4 गिलास दूध पी लिया करता था और यहाँ रामलाल ने उसे बताया था कि चॉकलेट खाने से दूध की कमी पूरी हो जाती है। इसी वजह से नान्हा चॉकलेट पाने के लिए अपने साथी से लड़ने लगता है। ये सुनकर जमादार सूरज राम नान्हा को सजा देता है और उसे रात में जानवरों के साथ सोने के लिए बोलता है। इसके बाद शैतान सिंह कर्नल और ब्रिगेडियर से मिलने चला जाता है। वो उन्हें बताता है कि चीनी सिपाही स्पंगुर में अपना कैंप तैयार कर रहे हैं, लेकिन शैतान सिंह को लगता है कि वो वहां से हमला नहीं
करेंगे, क्योंकि उसने आसपास रहने वाले लोगों से बात की होती है। वो लोग बताते हैं कि 2-3 दिनों में वहाँ तेज तूफान आने वाला है, जिसकी वजह से वो सभी लोग वो इलाका छोड़ने वाले हैं। हालांकि ब्रिगेडियर कहता है कि मौसम विभाग ने ऐसी किसी तूफान की जानकारी दी नहीं है, पर कर्नल बताता है कि चाइना तूफान थम जाने के बाद चिंसुल पर हमला करेगा। लेकिन शैतान सिंह को लगता है कि चाइना तूफान की आड़ लेकर सीधे रेजंग ला पर हमला करेगा। कर्नल शैतान सिंह की इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं होता, क्योंकि रेजंग ला तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही पतला था। वहां से चीनी सिपाहियों का आना लगभग नामुमकिन होता है। अगर वो हमला करेंगे तो उन्हें स्पेंगुर की तरफ से ही करना होगा। शैतान सिंह बताता है कि रेजंग ला में ज्यादा सिपाही तैनात नहीं है और वहां और सिपाहियों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ब्रिगेडियर सिपाही भेजने से मना कर देता है, क्योंकि उनके पास पहले से ही कम फोर्स होती है। हाँ, वो ज्यादा से ज्यादा गोला बारूद भेजने का भरोसा जरूर देता है। इधर चाइनीज आर्मी के अध्यक्ष माओ जनरल गाओ के हाथों एक संदेश भेजता है। गाओ बताता है कि माओ चाहता है कि 3 दिनों के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा चिंसुल में लहराता हुआ दिखाई दे। माओ ये भी कहता है कि उस पर पूरी दुनिया से ये जंग रोकने का दबाव बनाया जा रहा है, और जैसे ही सीज फायर का ऐलान होगा, जिस जमीन पर जो खड़ा होगा वो जमीन उसी की मानी जाएगी। इसीलिए माओ आदेश देता है कि सीज फायर से पहले रेजंग ला को हर हाल में कब्जे में लिया जाए, क्योंकि वहाँ बहुत कम भारतीय सैनिक तैनात हैं। इधर नानहा को सजा के तौर पर रात में भेड़ बकरियों के साथ सुलाया जाता है। बाकी सिपाही अपने कैंप के अंदर हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर सब दुखी होते हैं, क्योंकि इस जंग की वजह से कोई भी अपने घर लौट नहीं पा रहा होता। शैतान सिंह को भी अपने घर की बहुत याद आ रही होती है। उसे अपनी पत्नी और बच्चों की याद सताने लगती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि शैतान सिंह की शादी शगुन से कैसे होती है, और उसी के बाद वो फौज में भर्ती हो जाता है। शैतान सिंह का सपना होता है कि वो अपने पिता की तरह फौज में रहकर देश की सेवा करे। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि कुछ भारतीय सैनिक चाइना के हाथों लग जाते हैं। जनरल सभी को मार डालने का ऑर्डर देता है और सभी भारतीय सैनिकों को मार दिया जाता है। इसके बाद चाइनीज आर्मी धीरे धीरे रेजंग ला की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर शैतान सिंह अपनी टीम के साथ रेजंग ला की ओर बढ़ने लगता है। पहाड़ चढ़ते वक्त रामचंद्र यादव की सांसें फूलने लगती है और उसकी हालत तो खराब हो जाती है। इस वजह से वो थोड़ी देर आराम करता है और उसके साथ नन्हा और बैगन भी होते हैं। रेजंग ला पहुंचने के बाद शैतान सिंह वहां रहने वाले गांव वालों से गांव खाली करने को बोलता है, क्योंकि युद्ध चल रहा था और कुछ भी हो सकता है। इसलिए सभी गांव वालों को जल्द से जल्द इलाका छोड़ने के लिए कहा जाता है। इसके बाद सभी सिपाही अपना कैंप लगा लेते हैं। शैतान सिंह अपने सभी सिपाहियों को अलग अलग प्लेटून में बांट देता है। एक प्लेटून में 40 सिपाही होते हैं। वो सभी प्लेटून को रेजंग ला को अलग अलग इलाकों में तैनात करने का आदेश देता है। इसी दौरान रामचंद्र वहां पहुंचता है और उसे बताया जाता है कि रेडियो खराब हो चुका है। उसे तुरंत रेडियो ठीक करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि शैतान सिंह को जल्द से जल्द हेडक्वार्टर तक जरूरी जानकारी पहुंचानी होती है। थोड़ी देर बाद सबको खाना दिया जाता है, जिसमें सूप होता है, लेकिन वो सूप बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। कुछ देर बाद शैतान सिंह वहां पहुंचता है। उसे देखकर धर्मपाल नाम का एक सिपाही उससे पूछता है कि उसके माँ बाप ने उसका नाम शैतान क्यों रखा। सबको लगता है शैतान सिंह बचपन से ही काफी शरारती रहा होगा। शैतान सिंह धर्मपाल से पूछता है क्या वो गाना गाता है, क्योंकि उसने उसे पहले गुनगुनाते हुए सुन लिया होता है। वो सच में बहुत अच्छा गाता है। रामलाल बताता है कि धर्मपाल को ऑल इंडिया रेडियो के लिए गाने के लिए बुलावा आया था, लेकिन उसके घर वालों ने मना कर दिया। धर्मपाल के पिता भी फौज में थे और उन्हें पसंद नहीं था कि उनका बेटा फौज छोड़कर गाना गाए। धर्मपाल की आवाज सुनकर शैतान सिंह बहुत खुश होता है और उसे एक गाना सुनाने को बोलता है। धर्मपाल गाना गाना शुरू करता है और उसके गाने को सुनकर सभी सिपाही झूमने लगते हैं। थोड़ी देर बाद रामचंद्र आकर बताता है कि रेडियो ठीक हो चुका है। इसके बाद शैतान सिंह अपने कर्नल और ब्रिगेडियर को मैसेज भेजता है कि वो सभी लोग रेजंग ला में कैंप लगा चुके हैं। कर्नल बताता है कि चाइनीज सिपाही आसपास के बाकी इलाकों में घुसपैठ कर चुके हैं और अब रेजंग ला की तरफ बढ़ रहे हैं। शैतान सिंह कहता है कि वो चाइनीज सिपाहियों पर नजर रखेगा और जैसे ही उसे यकीन होगा कि वो रेजंग ला की तरफ बढ़ रहे हैं, वो तुरंत कर्नल और ब्रिगेडियर को खबर कर देगा। इसके बाद अगला दिन आता है 17 नवंबर 1962। शैतान सिंह कुछ सिपाहियों को लेकर रेजंग ला की घाटी की तरफ जाता है, जहां से चाइनीज सिपाही आ सकते थे। वो सभी को वहां पर नजर रखने का ऑर्डर देता है। इसके बाद शैतान सिंह रामचंद्र यादव को लेकर दूसरी तरफ आगे बढ़ता है। तभी वो देखते हैं कि गांव की तरफ से आग और धुएं का गुब्बार उठ रहा था। वो तुरंत गांव की तरफ दौड़ते हैं और वहां देखते हैं कि गांव के सभी लोग मारे जा चुके हैं, यानी कि चाइनीज सिपाही वहां आकर सभी गांव वालों को मार चुके होते हैं। ये देखकर शैतान सिंह हैरान रह जाता है। तभी कुछ चाइनीज सिपाही उन पर हमला कर देते हैं। शैतान सिंह एक एक करके सभी चाइनीज सोल्जर्स को मार देता है, लेकिन तभी वो देखता है कि चाइना की सेना बड़ी संख्या में रेजंग ला की तरफ बढ़ रही है। उनकी तादाद 3000 सैनिकों से भी ज्यादा होती है। ये देखते ही शैतान सिंह तुरंत ब्रिगेडियर को फोन करता है और बताता है कि चाइनीज सिपाही रेजंग ला की तरफ बढ़ रहे हैं,
ये सुनकर ब्रिगेडियर के होश उड़ जाते हैं और वो शैतान सिंह को अपने सारे सिपाहियों के साथ वापस लौटने का आदेश देता है, लेकिन शैतान सिंह ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि अगर वो अपने सिपाहियों को वापस ले आता है तो चाइना रेजंग ला पर कब्जा कर लेगा और कुछ ही दिनों में कश्मीर की तरफ भी बढ़ जाएगा, इसीलिए वो बिना लड़े वापस नहीं जाना चाहता। ब्रिगेडियर जानता है कि शैतान सिंह के पास सिर्फ 120 सिपाही हैं, जो बहुत कम है और चाइना के लिए उन्हें हराना काफी आसान होगा। इधर शैतान सिंह ये ठान लेता है कि वो बिना लड़े वापस नहीं जाएगा, लेकिन वो अपने जवानों की जिंदगी भी बेवजह खतरे में नहीं डालना चाहता। इसीलिए वो एक एक करके सभी प्लेटून को फोन करता है और बताता है कि चाइनीज सिपाही रेजंग ला की तरफ बढ़ रहे हैं। उनकी तादाद 3000 से ज्यादा है और अगर वो पीछे हटे तो दुश्मन इस जमीन पर कब्जा कर लेगा। ये सुनते ही सभी जवानों का खून खौल उठता है, कोई भी वापस जाने को तैयार नहीं होता और सब अंत तक लड़ने का फैसला कर लेते हैं। इधर प्रेजेंट समय में रामचंद्र को होश आ जाता है। कर्नल उसे अपने पास बुलाता है और उसकी सारी बातें रिकॉर्ड करने लगता है। वो रामचंद्र को चेतावनी देता है कि अगर उसने कुछ भी झूठ बोला तो उसे कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा। रामचंद्र से पूछा जाता है कि 17 तारीख की रात को क्या हुआ था। इसके बाद रामचंद्र पूरी घटना बताना शुरू कर देता है। वो बताता है कि पूरी सेना ठंड से बुरी तरह कांप रही थी, लेकिन शैतान सिंह को इस बात की चिंता थी कि अगर चाइनीज सिपाही रेजंग ला के अंदर घुस गए तो वो उन्हें कैसे रोकेगा। थोड़ी देर बाद नानहा और रामलाल जिस जगह तैनात होते हैं वहाँ कुछ हलचल की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत ये बात शैतान सिंह को बताते हैं। उन्हें लगता है कि चाइनीज सिपाही उनकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन बाद में नानहा देखता है कि घाटी की तरफ भेड़ बकरियां आगे बढ़ रही थी। इधर चाइना के मेजर गाओ को समझ नहीं आ रहा होता कि रेजंग ला की घाटी में किस रास्ते से घुसे, क्योंकि वहाँ भारतीय सैनिक तैनात होते हैं। गुस्से में आकर वो अपने आदमियों को आगे बढ़ने का आदेश दे देता है। जिस जगह नानहा और रामलाल मौजूद होते हैं वहां से चाइनीज सिपाही फिर से रेजंग ला की तरफ बढ़ने लगते हैं। उन्हें देखते ही नानहा तुरंत शैतान सिंह को फोन करता है और बताता है कि चाइनीज सिपाही आगे आ रहे हैं। शैतान सिंह अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है। शैतान सिंह देखता है कि चाइनीज सैनिक घाटी की तरफ बढ़ रहे हैं और उन पर हमला करने का फैसला करता है। वो गोलियां चलाने लगता है और चाइनीज सिपाही भी जवाबी हमला करते हैं। इसी दौरान रामलाल को गोली लग जाती है। ये देखकर शैतान सिंह पीछे हटने का फैसला करता है और अपने बाकी लोगों को लेकर वापस घाटी लौटने लगता है। रामलाल के पास एक ग्रेनेड भी था। चाइनीज सिपाही रामलाल पर गोलियों की बौछार कर देते हैं, लेकिन कुछ ही पलों बाद वहां जोरदार धमाका होता है और सभी चाइनीज सिपाही मारे जाते हैं। रामचंद्र आगे की कहानी सुनाते हुए बताता है कि जनरल गाओ चाहता था कि वो जल्द से जल्द चिंसुल में सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग करे। इसके लिए वो तुरंत रेजंग ला को कब्जे में लेना चाहता था। इसी वजह से वो अपने सारे सिपाहियों को रेजंग ला की तरफ आगे बढ़ने का आदेश देता है। इधर शैतान सिंह अपनी फौज के साथ पूरी तरह तैयार होता है, क्योंकि उसे पता था कि चाइनीज सोल्जर इसी रास्ते से हमला करेंगे। मौसम भी तेजी से बदल रहा होता है। शैतान सिंह को लगता है कि जैसे ही तूफान आएगा उसी दौरान चाइनीज सिपाही हमला करेंगे। शैतान सिंह अपने परिवार को याद करता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यहाँ आने से पहले वो दिवाली की छुट्टी में घर गया था। घर में सभी लोग काफी खुश होते हैं और दिवाली की तैयारी चल रही होती है। तभी उसे एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि उसे तुरंत वापस ड्यूटी पर लौटना होगा, क्योंकि भारत और चाइना के हालात बिगड़ रहे होते हैं। ये खबर सुनकर घर के सभी लोग दुखी हो जाते हैं। शैतान सिंह जाने की तैयारी करता है, लेकिन जाने से पहले उसकी पत्नी शगुन उसके साथ दिवाली का त्योहार मनाती है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है। शैतान सिंह 9th प्लेटून के जवानों के पास पहुंचता है और उन्हें ऑर्डर देता है कि चाइनीज सिपाहियों को रेजंग ला के इस गैप को पार नहीं करने देना है और पूरा निशाना उन्हीं पर लगाना है। इधर रामचंद्र का रेडियो काम नहीं कर रहा होता, इसीलिए वो 8 प्लेटून के पास जाकर रेडियो से सिग्नल भेजने की कोशिश करता है। जैसे ही सिपाही गैप की तरफ बढ़ते हैं, शैतान सिंह उन पर हमला करने का आदेश देता है और भारतीय जवान गोलियां बरसाने लगते हैं। जवाब में चाइनीज सिपाही तोपों से हमला शुरू कर देते हैं। शैतान सिंह फैसला करता है कि वो 2 जवानों के साथ पहाड़ की चट्टानों की तरफ जाएगा ताकि वहां से चाइनीज सिपाहियों पर हमला किया जा सके। वो अपने 2 आदमियों के साथ चट्टानों की ओर बढ़ता है, लेकिन चाइनीज सिपाही धीरे धीरे सभी भारतीय जवानों पर भारी पड़ने लगते हैं। जब शैतान सिंह चट्टानों के पास पहुंचता है तो वो ऊपर से बम फेंक कर चाइनीज सिपाहियों पर हमला करता है। कुछ देर बाद जब शैतान सिंह वापस 9th प्लेटून के पास आता है तो वो देखता है कि वहां मौजूद सभी जवान शहीद हो चुके होते हैं। ये देखकर वो गुस्से से भर जाता है। वो वहां पड़े सारे हथियार इकट्ठा करता है और 8 प्लेटून की तरफ बढ़ जाता है। इधर रामचंद्र बार बार चिंसुल हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर किसी से भी कांटेक्ट नहीं होता। इधर चाइनीज सिपाही अपना कैंप लगाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन और धीरे धीरे रेजंग ला की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे। उधर कांटेक्ट नहीं बन पाने की वजह से रामचंद्र 7th प्लेटून की तरफ चला जाता है। देखते ही देखते चाइनीज सिपाही 8 प्लेटून तक पहुंच जाते हैं और उन पर भी हमला शुरू करते हैं। शैतान सिंह और उसके सिपाही भी जवाबी हमला करते हैं। शैतान सिंह समझ जाता है कि दुश्मन की तादाद
बहुत ज्यादा है और वो ज्यादा देर तक उनसे लड़ नहीं पाएगा। इसीलिए वो 7th प्लेटून को फोन करके कहता है कि वहीं से चाइनीज सिपाहियों की एमएमजी पर बम से हमला किया जाए। जमादार सूरजराम अपने सिपाहियों के साथ मिलकर चाइनीज एमएमजी पर ग्रेनेड से हमला करता है, लेकिन इसका भी कोई खास असर नहीं पड़ता। धीरे धीरे चाइनीज सिपाही 7th प्लेटून की तरफ बढ़ने लगते हैं। शैतान सिंह तुरंत सूरजराम को खबर कर देता है कि दुश्मन उनकी तरफ आ रहे हैं। इसके बाद चाइनीज सिपाही 7th प्लेटून पर भी जोरदार हमला कर देते हैं और कुछ ही समय में पूरी एमएमजी को खत्म कर देते हैं। सूरजराम भी बुरी तरह घायल हो जाता है। इधर शैतान सिंह और उसके साथियों की गोलियां खत्म हो जाती है। जब गोलियां पूरी तरह खत्म हो जाती हैं तो सभी अपने अपने चाकू निकालकर बंदूकों पर लगाते हैं। जैसे ही चाइनीज सिपाही उनके सामने आते हैं, भारतीय जवान चाकू से उन पर टूट पड़ते हैं। शैतान सिंह अकेले ही कई चाइनीज सिपाहियों को मार गिराता है। तभी वहां चाइनीज सैनिकों का कमांडर आता है। भारतीय जवानों को अब तक लड़ता हुआ देखकर वो हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इतने कम सिपाही इतने देर तक कैसे टिके हुए हैं। कमांडर ये फैसला करता है कि अगर वो शैतान सिंह को मार देगा तो पूरे भारतीय सैनिक अपने आप हार जाएंगे। इसीलिए वो शैतान सिंह पर अंधाधुंध फायरिंग कर देता है, जिससे शैतान सिंह बुरी तरह घायल हो जाता है। जब चाइनीज कमांडर शैतान सिंह के सामने आता है तो उसे देखकर वो हंसने लगता है। तभी अचानक दूर से हरीराम चाइनीज कमांडर को गोली मार देता है। हालांकि उसी दौरान हरीराम भी मर जाता है। इसके बाद जमादार सूरजराम और बाकी साथी शैतान सिंह के पास आते हैं और उसे वहां से ले जाने की बात कहते हैं। उन्हें डर होता है कि अगर शैतान सिंह चाइनीज सिपाहियों के हाथ लग गया तो वो उसे बेरहमी से मार डालेंगे। लेकिन जमादार सूरज अकेले ही चाइनीज सिपाहियों से लड़ने का फैसला करता है। गोलियां खत्म होने के बाद वो 2 ग्रेनेड लेकर दुश्मनों के बीच चला जाता है और जोरदार धमाके के साथ वो भी वहीं शहीद हो जाता है। शैतान सिंह पूरी तरह घायल हो चुका था और बेहोश हो जाता है। रामचंद्र यादव उसकी देखभाल के लिए उसके साथ ही रहता है। इधर नन्हा और बैंगन दोनों चाइनीज सिपाहियों से लड़ने निकल जाते हैं। वो जान की बाजी लगाकर लड़ते हैं और आसपास मौजूद कई चाइनीज सिपाहियों को मार गिराते हैं। लेकिन इसी दौरान दोनों को गोलियां लग जाती है और वो भी वहीं शहीद हो जाते हैं। रामचंद्र पूरी तरह फंस चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करे और उसे ठीक से बंदूक चलाना भी नहीं आता। तभी एक चाइनीज सिपाही उस पर हमला कर देता है, लेकिन किसी तरह रामचंद्र उसे मार डालता है। इसके बाद 2 और चाइनीज सिपाही सामने आते हैं, लेकिन अचानक शैतान सिंह होश में आकर उन दोनों को गोली मार देता है। शैतान सिंह समझ जाता है कि अब वो नहीं बचेगा। इसीलिए वो रामचंद्र को तुरंत चिनसूल जाने का आदेश देता है और वहां के कमांडर को अपनी घड़ी और एक चिट्ठी देने के लिए बोलता है। रामचंद्र शैतान सिंह को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन शैतान सिंह उसे अपना आखिरी आदेश देता है और चिनसूल जाने के लिए बोलता है। मजबूरी में रामचंद्र चिनसूल की तरफ बढ़ जाता है। इधर जनरल माओ को खबर मिलती है कि उसके 1000 सैनिक मारे जा चुके हैं। ये सुनकर वो बहुत हैरान हो जाता है। मेजर शैतान सिंह और उसकी बटालियन की ताकत देखकर माओ काफी प्रभावित होता है, क्योंकि शैतान सिंह और उसकी बटालियन चाहे तो ये जंग छोड़कर जा सकते थे, लेकिन उन्होंने लड़ना चुना। माओ ये भी कहता है कि इन लोगों ने जो काम किया है उसके लिए उनका नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। माओ अपने जनरल गाओ को फोन करके बताता है कि उसके 1000 सैनिक मारे जा चुके हैं। ये सुनकर गाओ चौंक जाता है, क्योंकि वहां सिर्फ 120 भारतीय सैनिक तैनात थे, फिर भी उनके 1000 सैनिक मारे गए। गाओ ये सोचकर घबरा जाता है कि अगर भारतीय सैनिक चिनसूल तक पहुंच गए तो वो उसकी फौज का क्या हाल कर देंगे। इसी डर से वो युद्ध खत्म करने का फैसला करता है और बाकी सैनिकों को वापस लौटने का आदेश देता है। भारतीय सैनिकों की ताकत देखकर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी भी हैरान रह जाती है। वो पूरा लद्दाख अपने कब्जे में लेना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। इधर प्रेजेंट समय में रामचंद्र यादव चिनसूल हेडक्वार्टर में कर्नल को अपना बयान देता है और पूरी कहानी सुनाता है। पूरी कहानी सुनने के बाद कर्नल को यकीन नहीं होता कि रामचंद्र सच बोल रहा है, क्योंकि जंग खत्म होने के बाद जब वहां भयंकर तूफान आया था, उसके बाद सर्च के लिए कई सैनिक भेजे गए थे, लेकिन वहां ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिससे साबित हो सके कि वहां इतनी बड़ी लड़ाई हुई थी। ब्रिगेडियर मन ही मन चाहता था कि रामचंद्र जो कह रहा है वो सच हो, लेकिन बिना किसी सबूत के वो पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रहा था। इसलिए वो रामचंद्र के साथ आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी रखने की बात कहता है। ये सुनकर रामचंद्र दुखी हो जाता है और उसके पास शैतान सिंह की घड़ी और वो चिट्ठी कर्नल को सौंप देता है। ये देखकर कर्नल हैरान रह जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि रामचंद्र ने अब तक जो कुछ भी बताया वो सब सच था। देखते ही देखते 3 महीने गुजर जाते हैं। मौसम बदलने लगता है और पहाड़ों की बर्फ पिघलने लगती है। तभी पता चलता है कि भारत और चीन की लड़ाई में शहीद हुए सभी सैनिक बर्फ के नीचे दबे हुए थे और अब उनकी डेड बॉडी बर्फ से बाहर आने लगती है। सभी शहीद सैनिकों की बॉडी देखकर ब्रिगेडियर और कर्नल दोनों हैरान थे और उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि रामचंद्र की कहानी पूरी सच थी। मेजर शैतान सिंह और उसके 120 बहादुर जवानों ने जो कर दिखाया वो कोई और कर नहीं सकता था। उन्हीं की वजह से रेजंगला और चिनसूल चीन के कब्जे से बच पाए। सभी शहीद
शहीद जवानों के बॉडी को सम्मान के साथ वापस लाया जाता है, उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। इसके बाद कर्नल शैतान सिंह की घड़ी और वो चिट्ठी उसके घर जाकर उसकी पत्नी शगुन को देता है। ये जानकर शगुन टूट जाती है कि अब उसका पति इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसे गर्व भी होता है कि उसके पति ने देश को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया। मेजर शैतान सिंह भाटी और उसके 120 बहादुर जवानों की ये वीर गाथा इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती है और इसी के साथ ये फिल्म भी यहीं पर एंड होती है। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।